सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी है यदि तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ दोस्तों, कवि कहना यह चाहता है कि समय के रहते हुए समय को संभाल लिया जाए और मेहनत को बढ़ा दिया जाए, तभी सफलता अपने हाथों में होगी। तो सही समय का सही समय पर उपयोग करना, यही सफलता की सबसे पहली कुंजी है। और इसी भाव को साथ में रखते हुए आज की कक्षा को शुरू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर CHO 2025 के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और CHO सिलेबस 2025 के पाठ्यक्रम पर आधारित जो सिलेबस है उसके अंदर सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की सोम मंगल बुध गुरु को क्लासेस चलती है। शुक्र एवं शनिवार को मेरी तरफ से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्लासेस चलती है। तो आज शुक्रवार होने के नाते आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अपना टॉपिक रहेगा। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर हमने सिलेबस को देखते हुए पहला हमने लिया था कम्युनिकेबल डिजीज को लिया था। और कम्युनिकेबल डिजीज के चैप्टर में से पहला बुलेट अपना रहता है वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल, वेक्टर बोर्न डिजीज। अब वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर हमने देखा था FM का डीजे, एफ फाइलेरियासिस, मलेरिया, काला एजार, चिकनगुनिया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, इस तरह से डिजीज कंडीशन देखी थी। तो आज अपना नंबर आ चुका है चिकनगुनिया। जी हाँ दोस्तों, CHO का पाठ्यक्रम है और चैप्टर का नाम रहता है कम्युनिकेबल डिजीज और उसके अंदर टॉपिक अपना रहता है चिकनगुनिया। तो जी हाँ दोस्तों, चिकनगुनिया होता क्या है? यस, आज की कक्षा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चिकनगुनिया होता क्या है। यस, तो क्या सर चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन होने के बाद बुखार आता है और जॉइंट्स पेन होता है, बस खत्म? इतने में खत्म नहीं होना है, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, इटियोलॉजी, डायग्नोस्टिकुलेशन, मैनेजमेंट, हर चैप्टर वाइज, चैप्टर के सब यूनिट वाइज क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं, सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो चिकनगुनिया को लेते हुए पहला अपना पॉइंट रहता है कि सर इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बता दीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दीजिए जहां से क्वेश्चन बन जाए, जहां से क्या बन जाए, क्वेश्चन बन जाए। तो यस सर, हाँ चिकनगुनिया की बात करते हैं और उसके अंदर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमको पहला पॉइंट याद रखना है चिकनगुनिया को देखते हुए। तो चिकन पॉक्स अलग चीज है, चिकनगुनिया अलग चीज है। पहली चीज, चिकन पॉक्स अलग है और चिकनगुनिया अलग है। आज हम चिकनगुनिया पढ़ रहे हैं, राइट? ओके, और चिकनगुनिया वर्ड आया कहां से, ये शब्द आया कहां से? पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ये शब्द आया कहां से, राइट? और ये सबसे पहले कहां से, कहां पे रिपोर्ट किया गया था, राइट? तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो है 1952 के अंदर रिपोर्ट किया गया था। लेकिन किस जगह पर ये पाया गया? तो टेनेजेनिया। जी हाँ दोस्तों, टेनेजेनिया के अंदर 1952 के अंदर चिकनगुनिया नाम की कोई बीमारी यहाँ पे शुरुआत के रूप में आई थी। इसके बाद टेनेजेनिया की एक लैंग्वेज है, मैकडोने, राइट? मैकडोनी लैंग्वेज है। और मैकडोनी जो भाषा है, मैकडोनी भाषा के अनुसार चिकनगुनिया का मतलब क्या रहता है, राइट? क्योंकि ये जो चिकनगुनिया का जो वर्ड आया है, चिकनगुनिया वर्ड जो है वो मैकडोनी लैंग्वेज से आया है। और ये मैकडोनी लैंग्वेज कहाँ यूज की जाती है? टेनेजेनिया में यूज की जाती है। और टेनेजेनिया का जो फर्स्ट केस वो 1952 के अंदर, 1952 के अंदर हमको देखने को मिला। तो सर जो मैकडोने जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, है ना, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस डिजीज कंडीशन का क्या मीनिंग रहता है? तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सर पर्सन है और पर्सन को यदि चिकनगुनिया का इन्फेक्शन लग जाए, पर्सन को क्या लग जाए, चिकनगुनिया का इन्फेक्शन यदि लग जाए तो पर्सन के जॉइंट्स में पेन होगा, पर्सन के जॉइंट्स में पेन होगा और पर्सन जो है वो बेंड हो जाता है, पर्सन झुक जाएगा। जॉइंट में पेन होने की वजह से और हाथ के जॉइंट्स में पेन होने की वजह से, वर्टिब्रल में पेन होने की वजह से और लेग्स के जॉइंट्स में पेन होने की वजह से पर्सन बेंड हो जाएगा। और पर्सन जो बेंड हो जाता है, उसका जो बेंड किया हुआ जो पोस्चर है, इसका जो बेंड किया हुआ पोस्चर है, किसकी वजह से है? ड्यू टू जॉइंट्स पेन। जॉइंट्स के अंदर पेन होने की वजह से चिकनगुनिया का पर्सन वो जो झुका हुआ हमको देखने को मिलता है। उसी कारण से ये जो झुका हुआ बेंड पोस्चर जो है ना, पोस्चर कैसा बन जाएगा डियर? बेंड पोस्चर बन जाएगा, बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो जो बेंड पोस्चर है, बेंड पोस्चर का ही ये मतलब निकलता है कौन सी लैंग्वेज से? ये, राइट? तो इसीलिए यहां पर इसका नाम क्या रखा गया? चिकनगुनिया इसका नाम रखा गया।
ठीक है सर, आगे की स्लाइड बताइए, और स्लाइड बता देते हैं कि सर चिकनगुनिया जो है माय डियर स्टूडेंट, चिकनगुनिया जो है, राइट, चिकनगुनिया गुनिया जो है यस, चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया जो है डियर, राइट, ये क्या है, ये क्या है, ये इन्फेक्शन है। क्या है? इन्फेक्शन है। तो एक और पॉइंट बन गया कि सर चिकनगुनिया क्या है, एक तरह से क्या है, इन्फेक्शन है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि चिकनगुनिया एक इन्फेक्शन है। यस, चिकनगुनिया सर इन्फेक्शन तो है, चिकनगुनिया इन्फेक्शन तो है, लेकिन किस चीज का इन्फेक्शन है? तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। कैसा? चिकनगुनिया इज अ वायरल इन्फेक्शन, चिकनगुनिया इज अ वायरल इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, और ये वायरल इन्फेक्शन भी तो है, लेकिन उस वायरस का नाम क्या है, उस वायरस का यहाँ पे नाम क्या है? तो जी हाँ, यस, उस वायरस का नाम क्या है? यस, उस वायरस का नाम ये है, यस, इस वायरस का नाम, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। यस यस, इस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस का नाम क्या है? यस, इस वायरस का जो नाम है डियर, इस वायरस का जो नाम है, राइट, वो क्या है? एर्बो वायरस है ना, एल्फा वायरस। एर्बो वायरस की इसकी फैमिली रहती है, और एर्बो वायरस लिख लेते हैं एक बार, एर्बो वायरस, और ये अपने आप में क्या है? एल्फा वायरस है। ये क्या है? ग्रुप ए, ग्रुप ए का रहता है, ग्रुप ए। और ग्रुप ए के अंदर आपको ध्यान रखना है, ग्रुप ए टाइप के जो एल्फा वायरस जो रहते हैं वो दो कंडीशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, या तो चिकन गुनिया कर सकते हैं, या तो चिकन गुनिया कर सकते हैं, या फिर सिंडबिस सिंडबिस नाम का इन्फेक्शन ये ग्रुप ए से होता है। तो सर ग्रुप बी से क्या होता है? ग्रुप बी की यदि हम बात करें तो ग्रुप बी से मैंने आपको बताया था सर, ये डेंगू हो सकता है, डेंगू, राइट, डेंगू, क्यानासुर फॉरेस्ट डिजीज, एक तो डेंगू कर सकता है, एक क्यानासुर फॉरेस्ट डिजीज कर सकता है, एक वेस्ट नील का इन्फेक्शन हो सकता है, राइट, और एक हो सकता है जापानीज एंसेफेलाइटिस। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ग्रुप बी के एग्जाम्पल है, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्या है? ग्रुप ए का। ए के अंदर क्या है? चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जो है वो ग्रुप ए का है, एर्बो वायरस का है। ओके, तो ये सर क्या है? एक तरह से एर्बो वायरस, अल्फा वायरस के नाम से भी हम इसको बोलते हैं, राइट। तो ये वायरस का नाम है, वायरस की स्पीशीज है, उसकी जाति है, ग्रुप ए है, एर्बो वायरस है, और इसे अल्फा वायरस भी बोलते हैं। क्लियर? अल्फा स्पीशीज में ये पाया जाता है। इसके बाद यदि ये वायरस आया कहां से, ये वायरस आया कहां से, इस वायरस को लाया कौन, इस वायरस को लाया कौन है ना, इस वायरस को लाया कौन? तो इस वायरस को लाया है मॉस्क्यूटो। इस वायरस को कौन लाया है? मॉस्क्यूटो लाया है। मॉस्क्यूटो यदि लाता है, राइट, इस वायरस को कौन लाया? मॉस्क्यूटो लाया। और मॉस्क्यूटो अपने आप में क्या है? वेक्टर। मॉस्क्यूटो अपने आप में क्या है? वेक्टर है, राइट। तो मॉस्क्यूटो जो है वो क्या है? वेक्टर है। इसीलिए चिकनगुनिया वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर आता है। जो मॉस्क्यूटो है उसके सलाइवा में क्या रहेगा? वायरस रहेगा। कौन सा रहेगा? एर्बो वायरस, ग्रुप ए, जो अल्फा वायरस जिसको हम बोलते हैं। और ये जो अल्फा वायरस जो है ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या करेगा डियर? मॉस्क्यूटो जो है ना, उसको लाएगा, और मॉस्क्यूटो क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। और इन्फेक्शन जो करेगा क्लियर? इन्फेक्शन जो करेगा, इसी कारण से इसको वेक्टर बोर्न डिजीज या मॉस्क्यूटो बोर्न डिजीज के नाम से जानते हैं। एक और क्वेश्चन डियर, एक और क्वेश्चन ये आ जाता है कि मॉस्क्यूटो का दूसरा नाम क्या है? है ना, इस मॉस्क्यूटो का नाम क्या है? इसके लिए कौन मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए वही मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है जो कि डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डेंगू के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए हम डेंगू चिकनगुनिया जब भी बोलते हैं साथ में बोलते हैं। तो डेंगू चिकनगुनिया है ना, उनके लिए जो मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल है वो मॉस्क्यूटो का नाम क्या है? सर नाम बता, तो दो स्पीशीज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एडिस एजिप्टिस, दूसरा रहता है एडिस एल्बोपिक्ट्स, एडिस एल्बोपिक्ट्स। क्लियर? तो ये अपना यहाँ पर क्या हो गया? इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा और बताइए सर कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड बताइए सर, अक्सर पूछा जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो चिकनगुनिया की यदि हम बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड, माय डियर स्टूडेंट सुनिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड चिकनगुनिया की हम बात करें तो 4 दिन से 7 दिन
4 दिन से 7 दिन। यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मॉस्किटो 1 तारीख को यदि काटता है, मॉस्किटो 1 तारीख को अटैक करता है और इन्फेक्शन हमारी बॉडी में डालता है, राइट, तो वो 4 तारीख से लगा के 7 तारीख के बीच में उसके सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। उसके सिम्टम को डेवलप होने में 4 से 7 दिन का समय लग जाता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड, ये इसका मीनिंग यहाँ पर निकल जाता है। डियर स्टूडेंट, जो मॉस्किटो है उसका नाम तो मैंने आपको बताया, एडिस एजिप्टी, और दूसरा को कौन सा नाम बताया? एडिस एल्बोपिक्स। 2 एग्जाम्पल तो बताए, लेकिन इसके अलावा, मॉस्किटो के अलावा एक और मॉस्किटो की यहाँ जाती रहती है, मेनोसॉइड। कौन सी रहती है डियर? यस, स्पेलिंग यहाँ पे लिख लेंगे, यस यस, मेसोनॉइड। मेसोनॉइड ये क्या है? मॉस्किटो की एक और स्पेशीज है जो इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन ऑफ द चिकनगुनिया। क्लियर? ओके, तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ जो पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ग्रुप ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है चिकनगुनिया एंड सिंडबीज नामक इन्फेक्शन से, और ग्रुप बी के एग्जाम्पल यदि कोई पूछे तो डेंगू, कैनासुर फॉरेस्ट डिजीज, वेल्सन नील डिजीज और जापानीज एन्सेफेलाइटिस। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन को फॉरवर्ड करते हुए आगे नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग रहती है वो रहती है कॉजेटिव एजेंट। चिकनगुनिया को देखते हुए, उसके कारण को देखते हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। कॉजेटिव, डियर स्टूडेंट, कॉजेटिव राइट, कॉजेटिव एजेंट की बात करें हैं, या फिर हम कॉज की यदि हम बात करें, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉजेटिव पैथोजन कौन है, राइट। तो कॉजेटिव एजेंट की हम यदि बात करें, कॉजेटिव एजेंट से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहला ये कि ये वायरस है, इन्फेक्शन है। क्या है पहला पॉइंट? ये कि यह सर क्या है? वायरस इन्फेक्शन है। दूसरा, सर वायरस तो सिंगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। यहाँ पे कौन सा वायरस? यहाँ पे सर जो चिकनगुनिया का वायरस जो रहता है वो यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड वायरस यहाँ पे पाया जाता है। एक और चीज अपन बात करते हैं कि सर ये कौन सी फैमिली से आता है, ये वायरस जो है इसकी फैमिली क्या है, इसका खानदान कौन सा है सर। तो यहाँ पर जो फैमिली की यदि हम बात करें, फैमिली ऑफ वायरस की कौन सी फैमिली है, राइट। वायरस की जो फैमिली है वो कौन सी है? टोगा वायरस। क्लियर? ये फैमिली का यहाँ पे एक एमसीक्यूज बन सकता है। और पॉजिटिव एजेंट से रिलेटेड और क्या एमसीक्यूज बन सकता है? सर इसका जीनस कौन सा है, जीनस के नाम से इसकी जाति पूछी जाए, राइट। किसकी? वायरस की। जीनस कौन सी जाति का से बिलोंग करता है? तो ये करता है अल्फा वायरस से। किससे करता है? अल्फा वायरस आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा वायरस आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? ओके, अल्फा वायरस ग्रुप ए क्लोजली ये जुड़ा हुआ रहता है। एक और क्वेश्चन पॉजिटिव एजेंट से रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पे बन सकता है कि सर इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है पहले ही, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि सर इस वायरस का रिजर्वायर कौन है, राइट। तो इन्फेक्शन की दृष्टि से देखें, रिजर्वायर, किसी भी एक रिजर्वायर का एग्जाम्पल दो, और यदि आपको उसके अंदर मंकी मिल जाए, मंकी मिल जाए, तो वो भी इसका क्या है? एक रिजर्वायर है। किसका? चिकनगुनिया के वायरस का। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे सर ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं और क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं और क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। क्लियर? तो ट्रांसमिशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि ये अपने आप में क्या है? वेक्टर बोर्न डिजीज है। क्लियर? पहली चीज ये क्या है? वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर काउंट होती है वेक्टर बोर्न। और वेक्टर बोर्न का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक के साथ बताया था, FM का डीजे, फाइलेरिया, मलेरिया, काला एजार, राइट। FM का काला एजार, D मतलब डेंगू फीवर, और J मीन्स जापानीज एन्सेफेलाइटिस, और लास्ट में क्या बताया था? चिकनगुनिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है? वेक्टर बोर्न डिजीज है। और ये कुछ वेक्टर हाउस फ्लाई भी हो सकते हैं, कुछ वेक्टर जो है अर्बन रूरल एरिया में जो स्टैग्नेटेड जो वाटर रहता है, कंटामिनेटेड वाटर के अंदर भी डेवलप होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनके नाम रहते हैं। डियर स्टूडेंट, ट्रांसमिशन को देखते हुए पहला पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिखा है कि सर जो वेक्टर क्या है
उसके एग्जाम्पल बता दो। तो एडिस एजिप्टी मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बता दिया, एडिस एजिप्टिस राइट, और एडिस एल्बोपिक्ट्स, एजिप्टिस एंड एल्बोपिक्ट्स। क्लियर, ये दो चीजें यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा और चीज कि सर ये यहाँ पर ट्रांसमिशन के लिए साइट कौन सी रहती है ना, तो या फिर एनवायरनमेंट किस टाइप का रहता है, तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट साइट जो रहता है, एरिया की यदि हम बात करें, वातावरण की बात करें, तो ऐसा वातावरण जहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड साइट पाई जाए, ब्रीड साइट पाई जाए का इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये कि ऐसा वाटर ऑक्यूमुलेशन जो है ना, पानी का रुका हुआ जमा हुआ होना, जहां पर मॉस्किटो को ब्रीडिंग मिले, ग्रोथ करने की चांसेस मिले, एनवायरनमेंट वहां का सुसेप्टिबल रहे, जैसा कि कम्युनिटी एरिया के अंदर स्टेगनेट जो वाटर रहता है राइट, स्टेगनेट वाटर, स्टेगनेटेड वाटर जो रहता है राइट, ये टायर्स के अंदर इकट्ठे हो जाना, घर के बर्तनों में ऊपर छत पे जो बर्तन रहते हैं या कोई स्क्रैप मटेरियल, उनके बीच में पानी का इकट्ठा हो जाना, आसपास के खड्डों के अंदर पानी का इकट्ठा होना लंबे समय तक, और इसके अंदर जो ये समर और विंटर रिलेटेड जो सीजन है उसके अंदर पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर इनके ग्रोथ की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है, और ये क्या करेंगे, कम्युनिटी को इन्फेक्टेड करते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है, जिस तरह से है ना, जिस तरह से हमने डेंगू में देखा था, क्या देखा था सर? डेंगू में यह देखा था कि डेंगू जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है। इसी तरह से चिकनगुनिया भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है, नो ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर, तो ये एनिमल टू पर्सन आ सकती है, एनिमल मतलब मॉस्किटो से ये पर्सन में आ सकती है, क्लियर, लेकिन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होगी। एक कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है, जैसे कि मदर टू बेबी यहाँ पे ट्रांसमिट होने की यदि संभावना बन जाए, मदर, माय डियर स्टूडेंट, मदर टू ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम भी हो सकता है, या फिर प्रेग्नेंट वुमन के अंदर इन्फेक्शन चिकनगुनिया का आया और बराबर उसके डिलीवरी का टाइम हुआ, तो हो सकता है कि मदर टू बेबी के अंदर इन्फेक्शन की संभावना यहाँ पे बन जाए, और वो उसे हम पर्सन टू पर्सन भले ही कह दें, लेकिन नेचुरली यूजुअली ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक वैसा ही होता है जैसा डेंगू के अंदर भी हमने देखा था। क्लियर, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, अगली स्लाइड अपनी जो रहती है वो रहती है, अगली स्लाइड जो अपनी रहती है वो रहती है सिम्टम्स से रिलेटेड। सर सिम्टम्स से रिलेटेड बताइए, सिम्टम्स से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज बनेंगे, सिम्टम्स से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यूज बनेंगे। एमसीक्यूज या फैक्ट नंबर 1 2 3 4 की यदि हम बात करें, सीक्वेंस वाइज यदि हम बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, तो यहाँ पर सिम्टम्स जो है उसके अंदर पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यदि इंक्यूबेशन पीरियड है ना 7 to 4 डेज मैंने आपको बताया राइट, लेकिन एवरेज यदि पूछा जाए तो 3 to 7 डेज अभी इसके अंदर कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद प्राइमरी सिम्टम्स क्या आएंगे और सेकेंडरी सिम्टम्स क्या आएंगे। प्राइमरी माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी मतलब प्राथमिक रूप में जो सबसे पहले आने वाले सिम्टम्स हैं, तो प्राइमरी साइंस या सिम्टम्स क्या आएंगे, प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे। तो प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स में आपको बताऊं, जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में गया, जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में गया, तो यहां पर 4 से 7 दिन के अंदर अंदर जो शुरुआती तौर में जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे उसे हम प्राइमरी सिम्टम्स या साइन कहते हैं, जिसके अंदर पहला अपने को देखने को मिलेगा फीवर। क्या देखने को मिलेगा, फीवर। जिस तरह से है ना इन्फेक्शन होते ही फीवर आ जाएगा, तो प्राइमरी सिम्टम हमको देखने को मिलेगा फीवर। डियर स्टूडेंट, फीवर तो मिलेगा पर कितना मिलेगा, फीवर तो मिलेगा पर कितना मिलेगा। तो आमतौर पर यूजुअली यदि देखा जाए चिकनगुनिया के पर्सन को चेक किया जाए और उसके ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स को देखा जाए, तो यहाँ पर जो फीवर को यदि मेजर किया जाए तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की कैटेगरी में ये देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फीवर इसका पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। सर दूसरा साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, सर क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, किसका हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। और जिस तरह से डेंगू फीवर के अंदर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, डेंगू फीवर के अंदर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आती है और जॉइंट्स में पेन होता है और वो बैक
ब्रेक बोन पेन के नाम से जाना जाता है डेंगू फीवर। इसी तरीके से चिकनगुनिया के अंदर भी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग होगी, वहां की ब्लड वेसल्स में माइक्रोवेस्कुलर्स एरिया में स्वेलिंग होगी, इन्फ्लामेशन होगा। और आप सभी को पता है कि जहां पर इन्फ्लामेशन होगा, जहां पे सूजन होगी, वहां पर पेन भी डेवलप होगा, क्योंकि पेन भी क्या है, कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। पेन भी क्या है, एक इन्फ्लामेशन का पार्ट है। तो जहां पर भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पेन होगा। डियर स्टूडेंट, कहना यह चाहता हूं कि चिकनगुनिया का इन्फेक्शन 4 से 7 दिन में सिम्टम्स लाना शुरू कर देता है। शुरुआती तौर पर वो फीवर 104 डिग्री का यहाँ पे डेवलप करता है। दूसरे पॉइंट पर देखा जाए तो ये जॉइंट्स पेन क्रिएट करेगा। क्या करेगा डियर? जॉइंट्स पेन क्रिएट करेगा माय दोस्तों। जॉइंट्स पेन जो क्रिएट करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मेडिकल साइंस की दुनिया में क्या बोलेंगे? इसको अर्थराइटिस, जॉइंट अर्थराइटिस बोलेंगे, राइट? अर्थराइटिस अर्थेल्जिया, सॉरी क्या बोलेंगे? अर्थेल्जिया, अर्थेल्जिया बोलेंगे। जॉइंट्स के अंदर पेन होना, अर्थेल्जिया। क्लियर? यस यस यस, अर्थेल्जिया, राइट? ओके, अर्थेल्जिया एक एब्रीवेशन अपना यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जॉइंट्स पेन सर चिकनगुनिया के अंदर होते हैं। और इसके अलावा और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो जॉइंट्स के अंदर जिस तरह से पेन होता है तो अर्थेल्जिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा जॉइंट के अंदर स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। और जब डियर स्टूडेंट जॉइंट में स्वेलिंग होती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, तो उसका जो मूवमेंट है, उसका जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जॉइंट का जो मेन फंक्शन है, उसका फंक्शन लॉस होता है। फंक्शन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि रेंज ऑफ मोशन जो है वो डिक्रीज्ड हो चुका है। क्या कह सकते हैं? रेंज ऑफ मोशन, जिस रेंज के साथ उसका मोशन हो रहा था, वो मूवमेंट, वो मोशन आज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जॉइंट्स के अंदर क्या हो चुका है? जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ चुका है। इसलिए जॉइंट्स का मेन फंक्शन जो मूवमेंट का था वो यहाँ पे लॉस हो चुका है। मेन फंक्शन इसका लॉस हो चुका है। तो जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग की वजह से मूवमेंट, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिफिकल्टी इन वर्किंग, ये सिम्टम्स आपको ऑनसेट में देखने को मिल सकते हैं। यदि जॉइंट्स के अंदर किसी एक जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आया, राइट, तो क्या कहेंगे? अर्थेल्जिया, अर्थराइटिस कहेंगे, राइट? लेकिन एक से ज्यादा जॉइंट के अंदर यदि आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिला, राइट, शुरुआती तौर पर ये 1-2 जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे हो सके कि ये बढ़ जाए, तो इसे हम कहेंगे पॉलीअर्थराइटिस। क्या कहेंगे? पॉलीअर्थराइटिस। और पॉलीअर्थराइटिस के अंदर माय डियर, पॉलीअर्थराइटिस के अंदर मोर देन 2 और मोर जॉइंट्स में भी अफेक्टेड, जिसको हम पॉलीअर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। एक और पॉइंट की हम बात करें, किससे रिलेटेड? प्राइमरी सिम्टम से रिलेटेड पॉइंट की बात करें, सर मसल्स के अंदर भी पेन होगा। मसल्स के अंदर भी पेन क्यों होगा? क्योंकि मसल्स के अंदर भी वेस्कुलर्स कंपार्टमेंट पाया जाता है, माइक्रोवेस्कुलर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मसल के अंदर भी पेन होगा। और मसल पेन जिसको हम लिखते हैं मेडिकल साइंस की दुनिया में, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे मायलजिया। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? मायलजिया, राइट? जिया मीन्स पेन, माया मीन्स मसल के अंदर पेन होना, ये भी सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। एक और पॉइंट की बात करते हैं कि सर प्राइमरी साइन एंड सिम्टम में और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? स्किन रेशेज। क्या देखने को मिलेगा? सर स्किन रेशेज देखने को मिलेंगे। स्किन रेशेस देखने को मिलेंगे। सर स्किन रेशेस क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि स्किन के अंदर जो वेस्कुलर कंपार्टमेंट है, स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है, उसमें वेस्कुलाइटिस होगा, वेसल्स डैमेज होंगी। कौन कर रहा है? वायरस कर रहा है। कौन कर रहा है? वायरस कर रहा है। कौन सा वायरस? वही वायरस जो चिकनगुनिया का वायरस मैंने आपको बताया था। तो चिकनगुनिया का वायरस का इन्फेक्शन जैसे ही बॉडी के ब्लड में आएगा तो जॉइंट्स को भी अफेक्ट करेगा, अर्थराइटिस क्रिएट करेगा, अर्थेल्जिया क्रिएट करेगा। यदि वो मसल्स को अफेक्ट करता है, मायलजिया क्रिएट करेगा, मसल्स इन पेन इन मसल्स क्रिएट करेगा। यदि वो स्किन की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है तो स्किन के अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के डैमेज होने की वजह से जो वहाँ पे ब्लड का लीकिंग है उसकी वजह से, और दूसरा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ है तो इन्फ्लामेशन की रिएक्शन की वजह से वहाँ पर रेशेस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसे हम स्किन रेशेस के नाम से जानते हैं। इसको हम स्किन रेशेस के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसे हम मैक्यूलोपेप्युलर रेशेस के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, चिकनगुनिया के अंदर किस टाइप के रेशेस पाए जाते हैं? तो मैक्यूलोपेप्युलो,
मैक्यूलोपेप्युलर मैक्यूलोपेप्युलर रेशेस पाए जाते हैं, राइट। मैक्यूलो डियर स्टूडेंट, मैक्यूलो, ध्यान से सुनिएगा, मैक्यूलोपेप्युलर, पेप्यूलर, मैक्यूल्स टाइप के भी इसका नेचर रहता है और पेप्यूल्स टाइप का भी इसका नेचर रहता है। तो मैक्यूलोपेप्युलर नाम के रेशेस, टाइप के रेशेस जो है स्किन में पाए जाएंगे चिकनगुनिया की केस के अंदर। इसके बाद और बात करते हैं कि सर इतनी सारी चीजें हो गई है, तो पर्सन को इतनी सारी चीजें हो गई है, जब फीवर हो चुका है, जॉइंट पेन हो चुका है, अर्थ्राल्जिया हो चुका है, मसल पेन हो चुका है, स्किन के अंदर रेशेस हो चुका है, इतनी सारी चीजें हो गई है, तो पेशेंट को फटीग एंड ड्रोसीनेस, फटीग और ड्रोसीनेस, फटीग या टायर्डनेस या वीकनेस भी यहाँ पे देखने को मिलेगी चिकनगुनिया के पेशेंट को। फीवर, जॉइंट पेन, मसल पेन, रेशेस और फटीग, ये प्राइमरी सिम्टम्स है माय दोस्तों। ये क्या है? प्राइमरी सिम्टम्स है। तो सर अदर सिम्टम्स क्या होंगे? तो अदर सिम्टम्स जो स्पेसिफाई कर देते हैं चिकनगुनिया को, राइट। तो अदर सिम्टम्स, यस, संभालिएगा अपने कंसंट्रेशन को। अदर सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, यस, अदर सिम्टम्स, क्लियर, अदर सिम्टम्स, यस। अदर सिम्टम्स क्या होंगे? प्राइमरी सिम्टम्स हमने पढ़ लिए, अदर सिम्टम्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला पॉइंट हम ये लेते हैं अदर सिम्टम्स के अंदर, वो अपना क्या लेते हैं? हेडेक होगा। क्या होगा? हेडेक होगा। जी हाँ दोस्तों, हेडेक होगा, यस, ओके, हेडेक। एक और क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ही हेडेक का नाम लेते हैं तो एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हेडेक का दूसरा नाम क्या है? यस, हेडेक का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था, जिया मतलब पेन, तो हेडेक में पेन तो होता ही है, तो जिया तो लिख लेते हैं, जिया मतलब पेन। लेकिन ये पेन कहाँ होता है? सिर में होता है, ब्रेन में होता है, राइट। तो इसलिए इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा? सेरिब्रल, राइट। तो सेरिब्रम एरिया के अंदर सिफेलस के अंदर पेन होना, तो वर्ड क्या बन जाएगा? सिफेल्जिया। क्या बन जाएगा? सिफेल्जिया। जी हाँ दोस्तों, सिफेल्जिया जो है, मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूं ताकि आपको स्पेलिंग यहाँ पे क्लियरली दिखे, यस, सिफेल्जिया, हेडेक का दूसरा नाम, आज से गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, सिफेल्जिया। एक और पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पर, किसके अंदर, अदर सिम्टम्स के अंदर वो हो सकता है। सर हेडेक यदि हो तो पेशेंट को साथ में एसोसिएटेड सिम्टम हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है डियर, और क्या हो सकता है? वोमिटिंग भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है कि चिकनगुनिया के पर्सन को हेडेक, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग और ये क्या, जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन, स्किन रेशेज, पॉलीआर्थराइटिस की हम जो बात कर रहे थे, वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। सर आई से रिलेटेड कोई सिम्टम, चिकनगुनिया का इन्फेक्शन यदि आई में चला जाए, कंजक्टिवा में चला जाए, तो वो क्या बन जाएगा? कंजक्टिवाइटिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंजक्टिवाइटिस, क्लियर, कंजक्टिवाइटिस, यस, कंजक्टिवाइटिस यहाँ पे बन जाएगा। और बता दो सर, और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और पॉइंट बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर जिस एरिया में भी यदि इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी में किसी भी एरिया में यदि इन्फेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ एरिया के अंदर बात कर रहा हूं, कहीं किसी एक एरिया में फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हुआ, तो उसके सराउंडिंग के जो लिम्फ नोड हैं, वो लिम्फ नोड उस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करते हैं, उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उस इन्फेक्शन के खिलाफ जो भी उस इन्फेक्शन के अंदर वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसको फाइट करने के लिए, उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज भी बनाएंगे, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का काम करेंगे, और वहां पे उनको किल करने वाली जो सेल्स है उसका भी डेवलपमेंट करती है। इस कारण से उस इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते, उस वायरल इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते वो जो लिम्फ नोड हैं वो सूज जाएंगे, वो लिम्फ नोड स्वेलन हो जाएंगे। एक हद तक, एक लिमिट तक हमारे लिम्फ नोड किसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, एक हद तक, एक लिमिट तक हमारे लिम्फ नोड किसी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन एक हद के बाद वो लिम्फ नोड अपने घुटने टेक देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं और वो सूज जाते हैं तो स्वेलन हो जाते हैं, वो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। उन लिम्फ नोड को हम बोलते हैं लिम्फ नोड का क्या हो जाना? स्वेलिंग हो जाना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्वेलन माय डियर स्टूडेंट, स्वेलन लिम्फ नोड। जी हाँ दोस्तों, स्वेलन लिम्फ नोड देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपको पता है
कि डॉक्टर्स किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने डाउट को कंफर्म करने के लिए उसके सराउंडिंग के लिम्फ नोड को भी चेक करते हैं। उसके सराउंडिंग के लिम्फ नोड को जब टच करेंगे तो वह लिम्फ नोड क्योंकि सूजे हुए हैं, स्वेलन हुए हैं, तो टच करने पे वहां टेंडरनेस या पेन ऑन टच का फिनोमिना देखने को मिलेगा। इस तरह से यदि देखने को मिला, मोस्ट ऑफ लिम्फ नोड ये गले में, राइट, आर्म पिट्स के अंदर, ग्रोइन के एरिया में और एब्डोमन के दोनों सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ एक लिम्फ नोड की चेन रहती है। तो ये एरिया मैंने आपको वो बताया जहां पे लिम्फ नोड ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स जब लिम्फ नोड चेक करते हैं डियर, जब लिम्फ नोड चेक करते हैं तो इन एरिया के अंदर टच करके या पेल्पेट करके ये देखा जाता है कि उन एरिया के लिम्फ नोड कहीं स्वेलन तो नहीं है, सूज तो नहीं गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली स्लाइड पे अपन बढ़ेंगे। यस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। हाँ डियर, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, जांचें क्या क्या की जाए, जांचें क्या क्या की जाए कि हमें कंफर्म हो जाए कि सर इसे पर्सन को चिकनगुनिया है ना। जांचें क्या की जाए कि पर्सन को क्या है, चिकनगुनिया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या किए जाएं, तो पहले पॉइंट की बात करेंगे, दूसरे की भी करेंगे और तीसरे पॉइंट की बात भी हम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1 अपना डायग्नोस्टिक जांचों के लिए पहला ऑप्शन मैंने आप सभी को बता रखा है। वो क्या बता रखा है कि पहला तो हमारी जिम्मेदारी रहती है फिजिकल एग्जामिनेशन करने की, सस्ता और सुंदर। क्यों? क्योंकि सिम्टम्स आएंगे तो बॉडी के अंदर पता चलेगा, तो उन सिम्टम्स को बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना है। क्या पर्सन को रियल में फीवर है, पर्सन को 104 डिग्री का पेन है, पर्सन को जॉइंट्स पेन है, पॉलीआर्थराइटिस है, माइल्जिया है, या फिर हम यूं कहें कि पर्सन को स्किन रैशेस है, या फिर ये कहें कि पर्सन को हेडेक की कंप्लेन है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं है। जो भी हम साइन एंड सिम्टम्स को असिस करते हैं वो सारी चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन के स्टेप्स में आती हैं। दूसरी स्टेप अपनी रहती है मेडिकल हिस्ट्री, और मेडिकल हिस्ट्री के अंदर जो इटियोलॉजिकल रीजन है, जो कॉजेटिव एजेंट है, जो हिस्ट्री या ऐसी लाइफ स्टाइल या ऐसा रिस्क फैक्टर के बारे में जिस पे हमको डाउट हो सकता है कि हाँ इसकी वजह से ये चीज हो सकती है, उन तमाम चीजों को हम मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पूछ लेते हैं। कभी भैया कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, कभी कोई प्रीवियस कोई इस तरह का और इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, है ना, कभी डेंगू की शिकायत तो नहीं थी, या इस तरह के वातावरण में तो आप नहीं रहते हो, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। ये सारी चीज हम मेडिकल हिस्ट्री के अंदर पूछ ली जाती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हम जांच करते हैं वो स्पेसिफिक फॉर द चिकनगुनिया के लिए करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो करते हैं आरटीपीसीआर टेक्निक के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, आरटीपीसीआर टेक्निक के माध्यम से, है ना, रैपिड टेस्ट हम करते हैं जिसमें पॉली चेन रिएक्शन जो हम देखते हैं, राइट, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वायरस का जो आरएनए है वो वहां पे मौजूद है या नहीं है, वो देखा जाता है। तो आरटीपीसीआर के अंदर आरएनए वायरस, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी, है ना, आरएनए वायरस मौजूद है या नहीं है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें रहता है, आरएनए वायरस है या नहीं है, इसको देखने के लिए डियर स्टूडेंट आरटीपीसीआर की टेक्निक हम यहाँ पे चेक करते हैं। एक और बात करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है डियर, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है अलाइजा, राइट। अलाइजा टेस्ट भी यहाँ पे किया जा सकता है। अलाइजा टेस्ट भी अपनी सेवाएं देता है चिकनगुनिया को कंफर्म करने के लिए। और अलाइजा का पूरा नाम क्या है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या नाम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, राइट, ये अलाइजा का नाम। और अलाइजा दो या दो से ज्यादा डिजीज कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इस अलाइजा टेस्ट का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म है। सर ये करता क्या है, तो सर इसने जो जन्म लिया है, इस जांच ने जो जन्म लिया है, इस अलाइजा ने जो अवतार लिया है, वो अवतार किसके लिए लिया है, आईजीजी और आईजीएम को आइडेंटिफाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आईजीजी एंड आईजीएम को ये ढूंढ के पकड़ के निकाल लेगा और बता देगा कि आपके ब्लड के अंदर आईजीएम बढ़ा हुआ है। और ये तब बढ़ता है जब इन्फेक्शन मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर ये पॉइंट तमाम आपके सामने है, यहाँ से एमसीक्यूज डेवलप हो सकते हैं। एक और चीज वायरल आइसोलेशन, राइट, वायरल आइसोलेशन की जांच भी की जाती है। सर ये क्या नई चीज है, क्या नई चीज लेके आ गए हो हमारे सामने, वायरल आइसोलेशन। जी हाँ दोस्तों, वायरल आइसोलेशन क्या है समझा दिए देते हैं। आइसोलेशन, राइट डियर स्टूडेंट,
वायरल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, ये कौन सी जांच है? तो इस जांच के अंदर हम क्या करेंगे, इस जांच के अंदर जो पर्सन का सैंपल है, सैंपल को लिया जाएगा, पर्सन के सैंपल को लिया जाएगा, ब्लड सैंपल हो सकता है, राइट, लिया जाएगा, और उसके अंदर पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, CS टेस्ट करेंगे, कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे डियर, राइट। और ये टेस्ट जो करते हैं, ये चिकनगुनिया के केस में हम बहुत रेयर करते हैं, ये चेक जांच जो करते हैं चिकनगुनिया के केस के अंदर बहुत रेयर करते हैं। यदि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो RT-PCR और अलाइजा जो है डियर, वो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज की जाती है और सक्सेसफुल यहाँ पे साबित होती है। क्लियर? इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। सर ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं? ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, कम समय में ज्यादा मैटर, ट्रीटमेंट, यस, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ट्रीटमेंट ऑफ किसका? चिकनगुनिया का, चिकनगुनिया का, ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया का हम क्या देखते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं। उसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट पे सब पे डिस्कस किया जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट में हम ये देखते हैं कि चिकनगुनिया का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, चिकनगुनिया का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि किसी भी कंडीशन, किसी भी डिजीज कंडीशन का यदि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना हो, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 हो गया, फॉर एग्जाम्पल चिकनगुनिया हो गया, इस तरह की बीमारियां जिनका यदि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं और सारा काम इम्यूनिटी पे छोड़ देते हैं। किस पे छोड़ते हैं? इम्यूनिटी पे। जी हाँ दोस्तों, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, अभी लिखेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट पे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिन डिजीज कंडीशन में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना हो, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो किया जाता है, प्लस साथ में उसकी इम्यूनिटी को फुल सपोर्ट दिया जाता है। उसकी इम्यूनिटी को फुल सपोर्ट क्यों दिया जाता है? इसलिए कि उसके अंदर कोई सेकेंडरी टाइप का इंफेक्शन ना लग जाए। जो वायरल इंफेक्शन लगना था वो तो लग गया, जो सिम्टम आने थे वो तो आ गए, उसका तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब वो नेचुरली ही अपने आप हिल होगा। लेकिन इस शर्त पे कि उसे कोई सेकेंडरी इंफेक्शन ना लग जाए, सेकेंडरी कोई डिजीज कंडीशन डेवलप वहां पे ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग स्टाफ होने के नाते, एज ए CHO होने के नाते, एज ए हेल्थ पर्सन होने के नाते, यदि आप हेल्थ एजुकेशन देते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन में हम रेस्ट को बेस्ट मानते हैं, रेस्ट को बेस्ट मानते हैं। दूसरा, साथ में सेकेंडरी चीज का इंफेक्शन ना लगे, उसके लिए प्रोटोकॉल को फॉलो अप हम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बताइए। तो पहला पॉइंट तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डियर। क्या लिखेंगे? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जी हाँ दोस्तों, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, पहली लाइन लिख ली। दूसरी क्या लिखेंगे? सर दूसरी लिखेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट देंगे, तो क्या देंगे? सर पहला सिम्टम हमने क्या देखा था? फीवर का देखा था, तो क्या देंगे? पैरासीटामोल देंगे। क्या देंगे? पैरासीटामोल देंगे। प्यार से इसको पी मोल बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक नाम पैरासीटामोल है। जी हाँ दोस्तों, और पैरासीटामोल के 3 काम हैं, एक नाम 3 काम। कौन कौन से काम है? ये एनाल्जेसिक्स भी है। क्या है डियर? एनाल्जेसिक्स भी है, एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक्स है। दूसरा क्या है डियर? दूसरा है ये एंटीपायराइटिक है, एंटीपायराइटिक है, तभी तो हम पायरेक्सिया को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं, एंटीपायराइटिक है, राइट। और ये दर्द निवारक है, इसलिए एनाल्जेसिया कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ये फीवर को कंट्रोल करता है, इसलिए हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। और ये इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेगा तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी कहते हैं। इन्फ्लामेशन को यदि कंट्रोल कर लेता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लामेटोरी भी कहते हैं। एक नाम 3 काम, पैरासीटामोल के ये है 3 काम। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। दूसरा सर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो सर दूसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अपने पास रहता है एसिटामिनोफेन, एसिटामिनो, माय डियर स्टूडेंट, एसिटामिनोफेन। जी हाँ दोस्तों, यस, अपने कंसंट्रेशन को बांध के रखिएगा। एसिटामिनोफेन, राइट, एसिटामिनोफेन की बात करते हैं। और ये भी क्या है? जॉइंट्स पेन, मसल्स पेन के अंदर आराम देगा, पेशेंट की दुआएं आपको दिलाएगा। इसके बाद और बात करते हैं, और बात करते हैं कि सर
तीसरा हम क्या देख सकते हैं, जॉइंट पेन रिलेटेड, सॉरी है ना, हम क्या यस 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 यस, तीसरा हम क्या दे सकते हैं, तीसरा हम क्या दे सकते हैं इसके अंदर, तो हम दे सकते हैं सर हाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रेशन इम्यूनिटी के मामले में, इम्यूनिटी के मामले में हाइड्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया के पर्सन को हम पैरासीटामोल एसिटाफिनोमेन तो देते हैं, लेकिन हाइड्रेशन भी देते हैं। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन का मतलब यह होता है कि बॉडी के अंदर जो पर्सन डिहाइड्रेट हो चुका है, बॉडी के अंदर जो पर्सन डिहाइड्रेट हो चुका है, उसका हाइड्रेशन करवाने के लिए, उसको वापस रिहाइड्रेट करने के लिए, उसके अंदर जो फ्लूइड की कमी हो गई है उसकी क्षति को पूरा करने के लिए हम जो इंट्रावीनस फ्लूइड दे सकते हैं, या उसके पहले की यदि हम बात करें तो प्लेंटी ऑफ वाटर का हम एडवाइस करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर का एडवाइस करते हैं डियर स्टूडेंट। जिस तरह से डेंगू के अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर का एडवाइस करते हैं, ठीक वैसे ही तरह से है, उसी तेवर के साथ हम यहाँ पर भी प्लेंटी ऑफ वाटर का एडवाइस करेंगे पर्सन को। और क्या दे सकते हैं सर, इंट्रावीनस फ्लूइड भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। और आईवी फ्लूइड किस टाइप का देते हैं, एक और क्वेश्चन कि आईवी फ्लूइड किस टाइप का देते हैं, तो वो देते हैं आइसोटोनिक, प्राथमिक चॉइस इसकी रहती है, आइसोटोनिक प्रायोरिटी इसकी रहती है, आइसोटोनिक। सर आइसोटोनिक ही क्यों देते हैं, आइसोटोनिक ही क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में हम जो आइसोटोनिक देते हैं उसका एक ही कारण रहता है कि हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा है उसका कंसंट्रेशन और जो फ्लूइड देते हैं उसका कंसंट्रेशन दोनों बराबर होना चाहिए। तो ऐसा आइसोटोनिक फ्लूइड के अंदर मिलता है। जिस तरह जितना कंसंट्रेशन, जितनी ऑस्मोलिलिटी हमारे प्लाज्मा फ्लूइड की है, उतनी ही ऑस्मोलिलिटी आइसोटोनिक फ्लूइड की रहती है। सर एग्जाम्पल बता दो, सर इस फ्लूइड के एग्जाम्पल बता दो। तो यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं डियर, वो पहला अपना रह जाता है NS रह जाता है, और NS कितना 0.9% का NS। यदि सर हम RL देना चाहे तो दे दीजिए, RL देना चाहो तो दे दीजिए, कितना दे दोगे 500 ml दे दोगे, कितना दे दोगे डियर 500 ml दे दोगे। तो ये किसके एग्जाम्पल है, आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जाम्पल है, आइसोटोनिक फ्लूइड के एग्जाम्पल है। सर और बताइए, और बताइए, मजा आ रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज ले लेते हैं कि सर पेशेंट को रेस्ट इज बेस्ट का एडवाइस करते हैं, पेशेंट को रेस्ट देने के लिए एडवाइस करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने का एडवाइस करते हैं। तो रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन रहेगा तभी तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनेगी, और इम्यूनिटी बनेगी तभी तो ये नेचुरल तरीके से वायरल लोड को कम करेगा और इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और पॉइंट बता दीजिए, ऐसा क्या हम पेशेंट को, ये तो जो लेना है वो आपने बता दिया, ऐसा कुछ बता दो कि जो नहीं लेना है। तो बिल्कुल एक चीज आपको नहीं लेनी है, क्या नहीं लेनी है, एस्पिरिन। क्या नहीं लेनी है, एस्पिरिन नहीं लेनी है। जी हाँ दोस्तों, चिकनगुनिया के अंदर जॉइंट्स पेन होगा, मसल पेन होगा, दर्द निवारक के रूप में आप एस्पिरिन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, अवॉइड करना है। सर इसका क्या कारण है, क्यों है ना, तो एस्पिरिन जो है वो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अवॉइड एस्पिरिन, अवॉइड एस्पिरिन ये नहीं लेना है, बाकी सब चीजें अपने को देनी है। क्लियर, माना कि एस्पिरिन दर्द निवारक है, राइट, दर्द को दूर कर देगी, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के केस में एस्पिरिन जो है वो हमको नहीं देनी है। क्लियर, आगे की स्लाइड बताइए सर, आगे की स्लाइड बताइए। तो एक और स्लाइड लेते हैं सर, प्रिवेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दीजिए, ताकि वहां से भी हम क्वेश्चंस को तैयार कर ले और अपनी सफलता को लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर और मजबूत तरीके से प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, चिकनगुनिया की, राइट डियर स्टूडेंट, प्रिवेंशन ऑफ चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं, राइट यस, प्रिवेंशन ऑफ चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं। क्लियर, ओके। तो अब देख लेते हैं पॉइंट 1 2 3 सब पे बात करेंगे, राइट। पॉइंट 1 क्या बोलता है, पॉइंट 1 ये बोलता है कि मॉस्किटो कंट्रोल मेजर का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आज चिकनगुनिया आया है, किसकी वजह से आया है, वेक्टर बॉर्न की वजह से आया है ना। वायरस तो चुपचाप सलाइवा में बैठा था, लेकिन उसको ह्यूमन की बॉडी में लाया कौन,
उसको ह्यूमन की बॉडी में लाया मॉस्क्यूटो। तो जड़ कौन है? मच्छर। जड़ कौन है? मच्छर है। तो उस मच्छर को, एक मच्छर पूरे इंसान को क्या कर रहा है? यहाँ पे चिकनगुनिया करवा रहा है। और मच्छर का नाम क्या है? एडिस एल्बोपिक्स या एडिस एजिप्टिस। तो उस मच्छर को ही क्यों ना वहां से हटा दिया जाए या अवॉइड करवा दिया जाए। तो उस मच्छर को वहां पे हटाने के लिए उसकी पूरी कॉलोनी को हटाना पड़ेगा, उसके पूरे एरिया को, उसके गांव को हटाना पड़ेगा। तो मच्छरों का गांव कौन सा है? वो जहां पे पानी इकट्ठा रहता है, जहां पर स्टेगनेटेड वाटर पाया जाता है। स्टेगनेटेड वाटर, जी हाँ दोस्तों, स्टेगनेटेड के नाम से एमसीक्यूज बन सकता है। तो जो इकट्ठा जमा हुआ है ना एक जगह पर, गांवों के अंदर खड्डों में, बर्तनों में, ऊपर जो स्क्रैप मटेरियल रहता है छतों पे, उसमें जो जमा हुआ पानी है उसको उस एनवायरनमेंट से, उस कम्युनिटी के वातावरण से हटाना पड़ेगा, ताकि मच्छर को वहां पे रुकने की जगह ना मिले, ग्रोथ करने की जगह ना मिले। तो एलिमिनेट द ब्रीडिंग साइट। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट एलिमिनेट। यस, जी हाँ दोस्तों, एलिमिनेट ब्रीडिंग साइट, राइट। एलिमिनेट हटा देना है, रिमूव कर देना है। किसको? ब्रीडिंग साइट, जहां पे मच्छर ग्रोथ करते हैं, राइट। जहां पे मच्छर ग्रोथ करते हैं उस साइट को क्या कर देना है? जड़ से हटा देना है। साइट क्लियर। यदि इस तरह से हम उस जगह को हटा देते तो मच्छर वहां ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पानी को खाली कीजिए, सराउंडिंग एरिया में जितने भी खड्डे हैं उनको भर दो, और ऐसे कोई बर्तन या स्क्रैप जो छत पे हैं जिन पे पानी इकट्ठा, तो उनको हटा दो, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या सर? ये तो हमने कर लिया। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, जी हाँ, प्रिवेंशन के तौर पे देखा जाए तो इंसेक्टिसाइड भी, इंसेक्टिसाइड जो है इंसेक्ट्स को किल करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? इंसेक्टिसाइड हो गया। और इसके एग्जाम्पल बता दो। सर हम क्या लाएं? बाजार में से इंसेक्टिसाइड लेने यदि जाएं तो क्या नाम से हम पुकारे तो हमें मिल जाए? तो इसका जो नाम है वो पहला रहता है डेल्टा मेथिन, राइट। डेल्टा मेथ्रिन, जी हाँ दोस्तों, डेल्टा मेथ्रिन एक ऐसा एजेंट है, राइट। डेल्टा मेथ्रिन एक ऐसा एजेंट है जो कि इंसेक्टिसाइड का काम करता है। एक और बता दो। यस, तो मेटाथियोन पाइरिथ्रोइड, मेलाथियोन पाइरिथ्रोइड, यस, MALA, फिर से लिख रहा हूं, मेलेथियोन, यस, मेलेथियोन पाइरिथ्रोइड, क्लियर। तो ये क्या है? इंसेक्टिसाइड के एग्जाम्पल है। इस तरह के एमसीक्यूज, इस तरह के मैचिंग द फॉलोइंग्स वाले एमसीक्यूज यहाँ पे बन सकते हैं, इसलिए ही इस कंटेंट को इस मंच पे लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एमसीक्यूज की संभावनाएं बनती हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीरो से लगा के हीरो तक का सारा काम सीएचओ को करना होता है। एक धरातल पे जाके, एक उस एरिया में जाकर, वहाँ पे जो मच्छरों का कौन सा साइट है, वहाँ पे कौन सी मेडिसिन लगाई जाए, कौन से इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड किए जाएं, क्या योजना बनाई जाए, राइट। और किस तरह की मछलियां वगैरह, जो अपन गेम्बूशिया मछलियां वगैरह पानी में डालते हैं ताकि मच्छर डेवलप वहां पे नहीं हो पाए, तो वो सारा नॉलेज एक सीएचओ को होना चाहिए, कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए यहाँ पे आपका एमसीक्यूज बन सकता है। इसके बाद एक और चीज है ना, जो लार्वा ईटिंग फिश जो रहती है ना, लार्वा ईटिंग फिश जो क्या करती है? लार्वा, जी दोस्तों, लार्वा ईटिंग फिश का मतलब ये है कि कुछ मछलियां ऐसी पाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल गेम्बूशिया मछली, यह मछली ऐसी है कि जो जमा हुआ पानी है, उस पानी में आप इस मछली को छोड़ दोगे तो वहां पे चिकनगुनिया करने वाले जो मॉस्क्यूटो हैं, उनके जो लार्वा हैं, वो लार्वा जो है वो ये मछली ही उनको खा जाएगी। तो इस मछली का भोजन क्या है? उन मॉस्क्यूटो का लार्वा। तो यदि इस मछली को इस पानी में डाल दिया तो मॉस्क्यूटो के लार्वा खत्म हो जाएंगे, तो मॉस्क्यूटो वहां डेवलप नहीं हो सकते। तो या तो पानी को हटा दो, या फिर उस पानी का बड़ा अमाउंट है, नहीं हटा सकते, बार बार आ जाता है, तो उसके अंदर आपको गेम्बूशिया मछली डाल सकते हो। और उस गेम्बूशिया मछली की क्वालिटी क्या है? लार्वा ईटिंग फिश है, और ये मॉस्क्यूटो के लार्वा को खाती है। डियर स्टूडेंट, और यहां पर क्या आप पर्सनली प्रोटेक्शन क्या क्या ले सकते हो? पर्सनल प्रोटेक्शन क्या क्या ले सकते हो, राइट, ताकि चिकनगुनिया आपको भी ना हो या किसी हेल्थ पर्सन को ना हो। इसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? तो यहां पर डियर स्टूडेंट,
पर्सनल प्रोटेक्शन, पर्सोनल प्रोटेक्शन क्या ले सकते हो, प्रोटेक्शन, है ना। क्या ऐसा जीवन स्टाइल, जीवन शैली अपनी जो बनाई जाए कि हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसमें हमें चिकनगुनिया ना हो। तो पहला अपना रहता है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, वहां की पब्लिक को हेल्थ का एजुकेशन देना है। पब्लिक पब्लिक हेल्थ, माय डियर स्टूडेंट, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन उनको बताना है कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप भी भविष्य में भावी सीएचओ बनोगे तो आपको भी वहां बैनर बनवा के, पोस्टर बनवा के, प्रोग्राम आयोजन करके वहां की पब्लिक को बताना पड़ेगा कि सर इस तरह से चिकनगुनिया है, वो इस तरह के मच्छर से आता है, इस तरह का वायरस इसमें रहता है, ये लक्षण हो सकते हैं, ये इसके बचाव तरीके हैं। ये सारा एजुकेशन आप पब्लिक को दोगे तो पब्लिक, है ना, एक से भला दो, दो से भला और दो, तो इस तरह से ये पब्लिक अवेयर होगी तो ये अपने आप में एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं, एक और बात अपन कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे गवर्नमेंट कैंपिंग्स ऑन द वेक्टर कंट्रोल, है ना। जो गवर्नमेंट है वो अपने कैंपिंग्स यहाँ पे लगाती है, गवर्नमेंट, यस, गवर्नमेंट कैंपिंग, कैंपिंग ऑन ऑन, यस, गवर्नमेंट कैंपिंग ऑन वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर एफएम का डीजे, एफएम का डीजे और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, मलेरिया, काला एजर, डेंगू और जापानीज एन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया, ये सब क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, मच्छरों से फैलने वाली डिजीज है। और ये वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के शेड्यूल में ये सारी डिजीज कंडीशन आती है। तो गवर्नमेंट जो है वो वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का आयोजन करती है जिसके अंदर इससे रिलेटेड कारण, लक्षण और बचाव के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस करने की स्कीम उसके अंदर रहती है और इन स्कीम्स को चलाने का, सक्सेस दिलाने की जिम्मेदारी सीएचओ की रहती है। तो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज यहां से भी आ सकता है। और आगे बढ़ते हैं, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड क्या एमसीक्यूज बना सकते हैं सर? तो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, राइट, एपिडेमियोलॉजी ऑफ चिकनगुनिया से रिलेटेड, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड, एपिडेमियोलॉजी ऑफ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, गुनिया, राइट, चिकनगुनिया, यस, चिकनगुनिया, क्लियर। तो यहां पर पहला अपन पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा तीसरा भी लेंगे। तो पहला पॉइंट अपना जो रहता है वो ये रहता है कि फर्स्ट ये कहां पे आया, है ना। एपिडेमियोलॉजी की यदि हम देखा जाए तो सर फर्स्ट में जो चिकनगुनिया है वो तेनेजेनिया नामक देश में या जगह पे आया, तेनेजेनिया, जेनिया, राइट। और सर ये तेनेजेनिया में कब आया, कब आया? तो ये आया 1952 के अंदर। कब आया? 1952 के अंदर आया। एमसीक्यू तैयार हो गया। एक और पॉइंट बता दो सर, किससे रिलेटेड? एपिडेमियोलॉजी के रिलेटेड। तो इसका आउटब्रेक कहाँ कहाँ हुआ? इसका आउटब्रेक कहाँ कहाँ हुआ? तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका। अफ्रीका, अफ्रीका, यस, अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, राइट। तो बिगनिंग के अंदर, यस, अमेरिका, क्लियर। तो बिगनिंग के अंदर इन चार देशों के अंदर आया जो आउटब्रेक यहां पे हुआ था। उसके बाद ये मेजर आउटब्रेक इसका जो इंडिया में हुआ है ना, आउटब्रेक इन इंडिया, वो कब हुआ? हम तो सर इंडिया के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, तो भारत का यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आउटब्रेक, आउटब्रेक जिस तरह से माय डियर स्टूडेंट कोविड का भी आउटब्रेक हुआ था, वैसे आउटब्रेक ऑफ चिकनगुनिया का यदि हम पूछा जाए तो वो कब और कहाँ हुआ? इन इंडिया में कब हुआ? इन इंडिया में कब हुआ? तो इन इंडिया के अंदर आपको ध्यान रखना है ये 4 बार इसका आउटब्रेक हुआ है। 2006 के अंदर, 10 के अंदर, 16 के अंदर एंड 22 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 2006 के अंदर, 2010 के अंदर, 2016 के अंदर एंड 2022 के अंदर 4 बार चिकनगुनिया का आउटब्रेक। जिस तरह से हमारे देश में शोले मूवी 3 बार हाइक पे गई थी, पहली एक बार बनी थी, बढ़िया माहौल जमा था, ट्रेंड में गई थी जो फर्स्ट टाइम था, उसके बाद सेकंड टाइम फिर वो ट्रेंड में आई, तीसरी बार फिर ट्रेंड में आई। इसी तरह से चिकनगुनिया भी बीच बीच में सही हो गया, कम इसकी इंसिडेंस रेट हुई, लेकिन ये 4 बार 2006 के अंदर, 10 के अंदर, 16 के अंदर, 22 के अंदर ये बार बार इसका आउटब्रेक आया। आउटब्रेक का मतलब ये रहता है कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो जाना, ये आउटब्रेक का मीनिंग रहता है। तो ये इंडिया की जब बात की जाए तो इसके आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर
हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सर WHO के अकॉर्डिंग जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे किया जाता है, राइट। इसका क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? WHO के अकॉर्डिंग किया जाता है। यस, अब एक और नई स्लाइड ले लीजिए। सर आपने पिछली कक्षा के अंदर डेंगू पढ़ाया था, पिछली कक्षा के अंदर क्या बताया था? डेंगू पढ़ाया था, और आज आप चिकनगुनिया पढ़ा रहे हो, डेंगू, राइट। और आज आप क्या बता रहे हो सर? आज अपन देख रहे हैं चिकनगुनिया, राइट। तो डेंगू वर्सेस चिकनगुनिया के अंदर क्या कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा? चिकनगुनिया में क्या कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा? तो बना देते हैं दोनों के बीच में चीन की दीवार, तो बन गई है। अब आगे बात कर लेते हैं कि पहले पॉइंट पे हम क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। यस, तो पहले पॉइंट पे हमको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो पहले पॉइंट पे जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा? यस, तो वो डिफरेंस हमको जो देखने को मिलेगा वो पॉइंट नंबर 1 पे हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 हम देख लेते हैं कि डेंगू के अंदर जो वायरस का नाम है वो कौन सा रहता है? चिकनगुनिया वायरस रहता है। तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे? प्यार से क्या लिखेंगे? चिकन वायरस, चिकनगुनिया वायरस। डेंगू के लिए क्या लिखते हैं? डेंगू वायरस, क्लियर। चिकनगुनिया वायरस लिखते हैं, इसको डेंगू वायरस। ये डेंगू वायरस 4 टाइप के होते हैं, और दूसरे टाइप का जो वायरस है वो सबसे ज्यादा सीवियर पाया जाता है, ठीक है। एक MCQ यहाँ से बनता है कि डेंगू वायरस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4। डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4। सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा है? तो ये सीवियर है वो जो 2 नंबर का है, वो ज्यादा सीवियर है क्योंकि वो 2 नंबर के काम करता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो चिकनगुनिया का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? तो ये अल्फा वायरस है। कौन सा वायरस है? अल्फा वायरस है दोस्तों, अल्फा वायरस है। चिकनगुनिया का वायरस अल्फा वायरस है, जबकि डेंगू वायरस जो है, डेंगू वायरस जो अपने आप में है वो कौन सी जाति की यदि बात की जाए तो ये फ्लेवी वायरस है। ये फ्लेवी वायरस, जोर से बोलो, है, क्लियर। तो ये फ्लेवी वायरस है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि सर चिकनगुनिया में ऐसा क्या है ना, जो इससे डेंगू से अलग है। तो चिकनगुनिया है वो यहाँ पर सीवियर एंड लॉन्ग लास्टिंग जॉइंट पेन इसमें होते हैं। चिकनगुनिया में जो जॉइंट पेन होते हैं, जॉइंट पेन जो होते हैं वो सीवियर होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहता है। लॉन्ग लास्टिंग, चिकनगुनिया का जो जॉइंट पेन है डियर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और सीवियर है ना, तेज सीवियर पेन होता है, गंभीर पेन होता है, लंबे समय तक रहता है। जबकि डेंगू के अंदर जो पेन रहता है वो माइल्ड एब्सेंट भी हो सकता है, माइल्ड और मे बी एब्सेंट। कुछ आपको, यस, कुछ आपको यहाँ पे एक ऐसे चिकन है ना यस, यहाँ पर आप इतनी हेडिंग, एक सेकंड में हेडिंग बदलना चाहूंगा। यहाँ पे ये हेडिंग इस तरफ आएगी, ये हेडिंग इस तरफ आएगी, क्लियर। तो जो भी अपना यहाँ पे है वो क्लियर हो जाएगा मामला। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन इसके अंदर कर दे रहा हूँ बहुत शॉर्ट समय में। यस, तो यहाँ पर अपना जो चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चिकनगुनिया, क्लियर। चिकनगुनिया की बात होती है और यहाँ पे क्या बात होती है? डेंगू की बात होती है, क्लियर। अब मामला क्लियर है, रिवाइज कर दे रहा हूं। चिकनगुनिया जो है वो चिकनगुनिया वायरस से होता है। चिकनगुनिया के वायरस को अल्फा वायरस बोलते हैं। चिकनगुनिया के अंदर जॉइंट पेन होता है, और चिकनगुनिया में जो जॉइंट पेन होता है वो सीवियर होता है, गंभीर होता है और लंबे समय तक रहने वाला होता है। जबकि डेंगू के अंदर जो वायरस रहता है वो 4 टाइप का रहता है। सेकेंड टाइप का रहता है वो ज्यादा सीवियर पाया जाता है। इसके वायरस को हम फ्लेवी वायरस बोलते हैं, और ये माइल्ड टाइप का जॉइंट पेन कर सकता है, या बिल्कुल कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं डेंगू के जिसके अंदर जॉइंट पेन ना हो, पेन ना हो, ऐसे डेंगू के पेशेंट भी हो सकते हैं। सर चौथे पॉइंट का क्या डिफरेंस बताना चाहोगे? चौथे पॉइंट का डिफरेंस अपन ये देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो फैटिलिटी रेट की यदि हम बात करें, फैटिलिटी रेट मतलब ये होता है कि कोई बीमारी कितनी जानलेवा है, कितनी फैटल है ना, कितनी जानलेवा है, जानलेवा बीमारी कितनी बन सकती है। तो चिकनगुनिया की जो फैटिलिटी रेट है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? लो होती है ना। तो इसकी फैटिलिटी रेट क्या होती है? लो रहती है। जबकि इसके साथ कंपेयर करें डेंगू के साथ, तो डेंगू की जो फैटिलिटी रेट रहती है वो हाई रहती है, राइट डियर स्टूडेंट। क्यों हाई रहती है? क्योंकि चिकनगुनिया का वायरस इतना
पावरफुल नहीं होता है कि वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट करे। जबकि डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट का भी डैमेज होता है, ब्लड लॉस भी होता है, और इंपॉर्टेंट जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एनीमिक या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। तो डेंगू की कंडीशन के अंदर हेमरेजिक कंडीशन बन सकती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम बन सकता है, और ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है। इसलिए चिकनगुनिया और डेंगू को कंपेयर करें तो ज़्यादा जानलेवा, ज़्यादा फैटिलिटी रेट किसकी रहती है, इसकी हाई लेवल की रहती है। किसकी रहती है, डेंगू की रहती है। क्लियर स्टूडेंट। और ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो दोनों के अंदर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे देते हैं, राइट। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो दोनों के अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो सारी चीज़ें जो आज की कक्षा के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सारी स्लाइड के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं। क्लियर। जो स्लाइड आपको दिख रही हैं ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है ही, ये तो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है ही, ताकि अपनी कक्षा को रिवाइज कर सको, अपने पर्सनल नोट्स बना सको। लेकिन साथ में जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं, है ना, जो स्लाइडेज जो कंप्लीटली ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो नोट्स है आज की क्लास पर ही आधारित है, या यूँ कहे कि आज की क्लास इन नोट्स पे आधारित है। तो ये नोट्स है ना, जो वही गोल्डन और सेलेक्टेड पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को कवर कर सको। तो इस तरह के नोट्स को पाने के लिए, इस तरह की कक्षाओं को पाने के लिए आप जुड़े रहिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। क्लियर। और लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी सफलता को पाने के लिए जो हथियार है, मेहनत अपने आप में हथियार है, मेहनत क्या है, अपने आप में हथियार है, लेकिन उस हथियार की धार जो है वो क्या है, उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी। जी हाँ दोस्तों, हथियार तो आपने खरीद लिया, हथियार तो आपने बना लिया, लेकिन उसके अंदर धार नहीं है, उसके अंदर निरंतरता की धार नहीं है ना, कंटिन्यूटी की धार नहीं है। तो उस हथियार की धार की वजह से जो मार होनी चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए, उसमें संभावनाएं कम हो जाती है, और निरंतरताएं बनाते हो तो कहीं गुना उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़ी रहिए, और आपके CHO की सफलता को पाने के लिए अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, है ना, बदले हुए अपडेटेड सिलेबस के अनुसार पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षाओं को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए। और नोट्स वगैरह जो कंटेंट है, रिटर्न कंटेंट मटेरियल जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।